Today we will start with the pharmacology of the thyroid hormones. एक जो normal person है ना उसका thyroid gland T4 बनाता है. This T4 is very important to control the basal metabolic rate and to control the metabolism in general. लेकिन ये जो T4 है ना वो body tissue के level पर T3 में convert होता है and it is actually the T3 form जो कि exert करती है cellular action को. तो ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है. बट राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज कंडीशंस जिसमें थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड होता है. ठीक है, मसलन कि हाइपोथायराइड स्टेट है एंड यू हैव टू सप्लीमेंट विद एक्सोजेनस थायराइड हार्मोन. चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द फार्माकोकाइनेटिक्स व्हिच इज़ द अब्जॉर्प्शन, द बायोअवेलेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फार्माकोलॉजिकली एडमिनिस्ट्रेड थायराइड हार्मोन्स. अच्छा, हम नॉर्मली जो थायराइड हार्मोन्स को एक्सोजेनसली देते हैं ना तो हम ओरली दे सकते हैं, यानी पर ओरल रूट से हम देते हैं. अब्जॉर्प्शन काफ़ी सफिशेंट होती है. T4 की जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो 70 to 80% है विच इज़ क्वाइट एडिक्वेट, जबकि T3 की अब्जॉर्प्शन इवन बेटर होती है एट अबाउट 95%. तो जब हम नॉर्मली थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं ना तो हम देते हैं पर ओरल बिकॉज काफ़ी अच्छी अब्जॉर्प्शन हो जाती है एट द लेवल ऑफ द ड्यूडेनम एंड एट द लेवल ऑफ द इलियम सच दैट बायो अवेलेबिलिटी T4 की इज़ अबाउट 70 to 80%. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है. ऑल्दो नॉर्मल केसेस में दिस अब्जॉर्प्शन इज़ प्रिटी एडिक्वेट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं इंक्लूडिंग कॉन्कॉमिटेंट इनटेक ऑफ फूड, सर्टेन ड्रग इनटेक, इवन जो गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं ना लाइक एसिडिटी वो भी अफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को, एंड इवन इंटेस्टाइनल फ्लोरा. यानी कि किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है ना या फिर उसकी गैस्ट्रिक एसिडिटी ज़्यादा है कंपेयर्ड टू द नॉर्मल पर्सन, उस बंदे में थायराइड हार्मोन की अब्जॉर्प्शन इनसफिशेंट होती है. सिमिलरली अगर आपने कॉफ़ी लिया है या आपने कोई और फूड प्रोडक्ट लिया है और साथ में आपने थायरॉक्सिन लिया है या फिर इन जनरल खाना खाया है एंड द स्टमक इज स्टिल फुल, तो थायरॉक्सिन की अब्जॉर्प्शन सही नहीं होती. सो थायरॉक्सिन यानी थायराइड हार्मोन नीड्स टू बी टेकन विद एन एम्प्टी स्टमक. ठीक है, अभी मैं जनरली जब भी कहूँगी ना तो आई विल मेंशन थायराइड हार्मोन. आई विल नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कि मैं T4 की बात कर रही हूँ या T3 की बात कर रही हूँ. एंड एज वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक तो आपको बात समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. ठीक है, अगेन 70 to 80% बायो अवेलेबिलिटी. अगर एक पेशेंट है ना उसको माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है यानी इनिशियल स्टेजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है एंड देयरफॉर सप्लीमेंटेशन इंडिकेटेड है, तब तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली थायराइड हार्मोन को पर ओरल देंगे. लेकिन अगर एक पेशेंट है ना वो एडवांस्ड स्टेट में आया है, एडवांस्ड हाइपोथायराइडिज्म के साथ आया है, तब आप उसको पर ओरली नहीं दे सकते. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन. उसकी वजह यह है कि जो थायराइड हार्मोन है ना वो बेसिकली मेंटेन करता है बॉडी की फंक्शन को इंक्लूडिंग दैट ऑफ द मसल्स. ठीक है, यानी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है. तो जब पेशेंट एडवांस्ड स्टेट ऑफ हाइपोथायराइड में आता है ना तो उसकी जो मसल टोन होती है ना इंटेस्टाइन की वो ख़त्म हो जाती है. अ कंडीशन नोन एज आइलियस सेकेंडरी टू मिक्सेडीमा कॉमा. उस केस में आप ओरली दे ही नहीं सकते बिकॉज अब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तब आपको पेरेंट्रल रूट से देना पड़ता है एंड मोस्टली द मोस्ट प्रेफर्ड रूट इज़ इंट्रावीनस. अगेन ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है. जो मिक्सेडीमा कॉमा वाली बात है ना वो आपने याद रखनी है कि व्हेन वी से मिक्सेडीमा कॉमा इट मीन्स अ वेरी एडवांस्ड केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ताकि आप या तो नोट्स बना लें या फिर पिक्चर ले लें. ठीक है, पेरेंट्रल थेरेपी को भी मैंने अंडरलाइन किया है, इंट्रावीनस. ठीक है ना, प्राइमरीली जो थायराइड हार्मोन्स है ना उनकी जो बायो इनएक्टिवेशन है ना, ये डिस्ट्रक्शन है ना वो लिवर में होती है. ठीक है, इस इमेज में ना आई वुड वांट यू टू टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड T3 इन केस ऑस्पी में आ जाए. जो इनएक्टिवेशन है वो लिवर में होती है वाया डीएमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशन. इसका मतलब है अगर आपने साथ कोई ऐसी कोई ड्रग प्रोडक्ट दी है जो कि मेटाबॉलिज्म में द लिवर को स्पीड अप कर रही है तो जो फार्माकोलॉजिकली एडमिनिस्ट्रेड थायराइड हार्मोन है वो कम रह सकता है. एक नॉर्मल पर्सन में तो ये मसला नहीं होगा, आपने ड्रग लिया है, T4 एंड T3 के मेटाबॉलिज्म बढ़ गई है लेकिन थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, इट कैन सिंपली कंपनसेट बाय प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द थायराइड हार्मोन. लेकिन अगर एक पर्सन को ऑलरेडी थायराइड पैथोलॉजी है और वो डिपेंडेंट है ऑन
ऑन थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन, उससे आपने साथ में कोई ऐसी ड्रग दे दी है जो कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर रही है, इन दैट सिचुएशन थायराइड हार्मोन की क्लिनिकल एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए डोजेज बढ़ानी पड़ती है। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इंटरफेयर कर सकती हैं इस मेटाबॉलिज्म के साथ? एंटी टीबी ड्रग है रिफैम्पिन, एंटी एचआईवी ड्रग है प्रोटीएज इनहिबिटर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है फिनोबार्बिटॉल एंड कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ड्रग्स दैट इंड्यूस हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। एग्जाम्पल्स आपको याद ही होंगी फ्रॉम जनरल फार्मा, रिफैम्पिन, फिनोबार्बिटॉल, एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर्स। आगे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं कि प्रेगनेंसी में थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन पोटेंशियली बी आस्क्ड इन एन MCQ, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। नॉर्मली जो T3 एंड T4 होता है ना, वो बाउंड होता है टू समथिंग कॉल्ड थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, T3 भी और T4 भी, जैसे ही ये T3 T4 एक सेल के करीब आता है तो जो T4 एंड T3 है ना, वो डिसोसिएट कर जाता है फ्रॉम द थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड फ्री T4 एंड T3 के फॉर्म में आ जाता है। अभी जो T4 एंड T3 है ना, वो डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं हो सकता। सेल में दाखिल होने के लिए इट नीड्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जिसमें वी हैव ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। ये एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है T4 एंड T3 के लिए। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स भी हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स के। आई विल शो यू द नेम। एक है मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर 8 एंड मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर 10। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले नाम, लेकिन MCQ में आ सकते हैं, OSP में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब T4 एंड T3 ना सेल में एंटर हो गया वाया दीज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब जो T4 है ना, एज आई प्रीवियसली मैंशनड, वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, वो पहले कन्वर्ट होता है T3 में। कौन कन्वर्ट करता है? एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम डीआयोडीनेज, जो कि एक आयोडीन को बेसिकली निकाल देता है। इसकी वजह से T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआयोडीनेज। अभी जो T3 है ना, ये न्यूक्लियस में एंटर होता है। न्यूक्लियस में ना एक रिसेप्टर होता है नोन एज द T3 रिसेप्टर, बिकॉज T3 इज़ द वन विच मीडिएट्स द एक्शन। ये T3 रिसेप्टर ना नॉर्मली एक रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है नोन एज द थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट लोकेटेड, बल्कि इधर शो करती हूँ, थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट विच इज़ लोकेटेड ऑन द DNA। ये जो है ना, दिस इज़ द होमोडाइमेरिक रिसेप्टर, बिकॉज एक्चुअली दो रिसेप्टर्स हैं जो कि दूसरे के साथ बाउंड हैं, दो आइडेंटिकल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है, और साथ में को रिप्रेसर्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही T3 एंटर होता है ना इनटू द न्यूक्लियस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम T4 वाया द एक्शन ऑफ 5 प्राइम डीआयोडीनेज, ये T3 जाता है और सीधा इंटरैक्ट करता है विद द होमोडाइमेरिक रिसेप्टर जो कि थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ अटैच्ड है। इस बाइंडिंग की वजह से ना ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो होमोडाइमर है ये ख़त्म हो जाता है, जो दो यूनिट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो एक अलग यूनिट है ना जिसके साथ T3 बाउंड है वो हेट्रोडाइमराइजेशन कर लेता है विद समथिंग कॉल्ड द रेटिनॉइड X रिसेप्टर। सेकेंड इमेज में देखें जो अब T3 बाउंड है ना विद दिस सब यूनिट, अभी भी डाइमेरिक फॉर्म में रिसेप्टर है, लेकिन जो दूसरा हाफ है डाइमर का वो चेंज हो गया ना, दिस इज रेटिनॉइड X रिसेप्टर। 1 T3 रिसेप्टर, 1 रेटिनॉइड X रिसेप्टर। अब इन्होंने हेट्रोडाइमर फॉर्म किया। हेट्रो का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स एज अपोज टू 2 डिफरेंट सेम सब यूनिट्स। अब क्या होता है, को रिप्रेसर अलग हो जाता है, को एक्टिवेटर आ जाता है, और जब एक्शन होता है ना मेनली होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होना चाहिए। OSP में ये लिटरली इमेज आ जाती है, इमेज में वो पूछेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी इमेज आएगी, उन्होंने पूछना है कि ये कौन सी वाली फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्री फॉर्म है। वो पूछेंगे ये क्या है, आपने लिखना है कि ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है। ये पूछेंगे T4 को T3 में कौन कन्वर्ट कर रहा है। फिर T3 की जब एंट्री हो जाएगी ना, तो एंट्री से पहले पूछेंगे कि ये हेट्रोडाइमर की बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, फिर वो पूछेंगे होमोडाइमर की बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिर वो हेट्रोडाइमर की बायोकेमिस्ट्री बताएंगे कि ये कौन सा सब यूनिट है। आपको नाम पता होना चाहिए, रेटिनॉइड X रिसेप्टर, जबकि ये T3 रिसेप्टर है। साथ साथ आपकी OSP की तैयारी पे होगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर OSP।
वैसे भी जनरली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाइवस में भी पूछ लेते हैं, इन जनरल रिटन में भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ क्वाइट ऑफन आस्क्ड, इसलिए मैंने इसको इमेज से बेसिकली एक्सप्लेन किया है। अब जो जनरलाइज्ड एफिनिटी होती है ना रिसेप्टर की फॉर T3 इज़ अबाउट 10 टाइम्स ग्रेटर देन द एफिनिटी फॉर T4, विच मेक सेंस कि नॉर्मली T3 क्यों एंटर करता है और बाइंड करता है। तो ये जो 10 वाली बात है ना, ये भी ध्यान में रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगेन कुछ लोग होते हैं जिनमें जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है ना वो काम नहीं करता, एंड दिस लीड्स टू अ कंडीशन विच इज़ नोन एज एलन हर्नडन ड्यूडली सिंड्रोम, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, बिकॉज एज वी प्रीवियसली नोन जो T4 एंड T3 है ना वो बेसिकली प्रीटी मच नेसेसरी होते हैं फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एट एन अर्ली एज। तो जब एक जेनेटिक म्यूटेशन है और T4 एंड T3 अपना सेलुलर एक्शन ही एक्सर्ट नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, मायोपैथी एट्सेट्रा। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें रिसेप्टर म्यूटेशन होती है, T3 रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है, दे डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस, बिकॉज वो प्रेजेंट करते हैं विद द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन जब आप T4 सप्लीमेंटेशन यानी थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है इवन इफ़ यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ T4 अपना काम तो कर ही नहीं सकता। सिमिलरली कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रिसेप्टर एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, प्राइमरीली स्मोकिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज ये थोड़ी सी अलग सी है, इसे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। अच्छा, मेन एक्शन क्या होता है कि जब प्रोटीन ट्रांसलेशन होती है ना बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ T3, तो जो सोडियम पोटेशियम ATPase के लेवल्स है ना वो बढ़ जाते हैं ऑन द वेरियस सेल्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये आप फिजियोलॉजी में प्रोबेबली कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जो थायराइड हार्मोन यानी जो T3 रिसेप्टर की कंसनट्रेशन है ना डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट है, टेस्टीज में बहुत कम है, स्प्लीन में बहुत कम है, किडनी लिवर वगैरह में बहुत ज़्यादा है और ब्रेन में इंटरमीडिएट अमाउंट है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि MCQ में पूछ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू अदर स्टफ विच वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। क्या होते हैं थायराइड हार्मोन्स के इफेक्ट? वी नो कि ऑप्टिमल ग्रोथ में भी रोल है, डेवलपमेंट में भी रोल है, किस किस चीज़ के डेवलपमेंट में, ब्रेन की डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट में। ग्रोथ में क्यों रोल है? डेवलपमेंट में तो चलो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, ग्रोथ में एक्चुअली नहीं, ये ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। तो अगर थायरॉक्सिन ही नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट भी कम होगा, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म। इसलिए जो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं ना सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन के साथ बल्कि साथ में वो ड्वार्फिज्म के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हार्मोन्स हैं ना उनकी सिंथेसिस, उनकी सिक्रीशन और उनकी डिग्रेडेशन भी टू सम एक्सटेंट बल्कि मोस्टली टू अ मेजर इफेक्ट इम्पैक्ट होती है बाय द लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन। इसके अलावा थायराइड हार्मोन लिटरली बीटा रिसेप्टर की आप रेगुलेशन करते हैं ऑन द वेरियस सेल्स, ठीक है। और बहुत सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना आर बिकॉज ऑफ ओवर ट्रीटमेंट विद थायरॉक्सिन एंड ऑल ऑफ देम बेसिकली मिमिक हाइपरथायरॉयड स्टेट। मसलन कि पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन एट्सेट्रा। अच्छा, कौन सी थायराइड प्रेपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं कि वो कौन सी थायराइड प्रेपरेशन है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और कौन सी वाली आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते और उसको इस्तेमाल करने का रैशनल क्या है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन, लीवो एक आइसोमर फॉर्म है ना, डेक्स्ट्रो भी होती है लेकिन लीवो इज द वन वी यूज़। सिंथेटिक वाई बिकॉज ह्यूमन वाली भी होती है जिसको हम कहते हैं, नहीं थायरॉक्सिन की दो प्रेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होती है ह्यूमन वाली जिसको हम कहते हैं डेसिकेटेड थायराइड, और फिर सिंथेटिक होती है। सिंथेटिक में भी टाइप्स हैं इंक्लूडिंग लीवोथायरॉक्सिन एंड लायोथायरोनिन। जो लायोथायरोनिन है ना वो बेसिकली T3 की प्रेपरेशन है। पॉइंट मेरा ये है कि जो सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन है ना ये प्रेपरेशन ऑफ चॉइस है फॉर थायराइड रिप्लेसमेंट एंड फॉर सप्रेशन थेरेपी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्पी में भी पूछेंगे, ये थ्योरी में भी पूछेंगे, ये MCQ में भी पूछेंगे। सिंथेटिक बात याद रखनी है कि नॉट ह्यूमन, ये याद रखनी है कि ये लीवो वेरिएंट है, ये याद रखना है कि थायरॉक्सिन दे रहे हैं T3 नहीं। सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन प्रेपरेशन ऑफ चॉइस है। क्यों प्रेपरेशन ऑफ चॉइस है? एक तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है अनलाइक द T3 प्रेपरेशन विच आर नॉट दैट स्टेबल। कंपेयर टू T3 ये सस्ता भी ज़्यादा है, इसलिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी कम है, ठीक है। आई गेस हाईलाइट ही कर लेना चाहिए, ऑल्दो I'd prefer to use a different color। इसमें एलर्जिक पोटेंशियल भी कम है क्योंकि ये सिंथेटिक है ना, ये ह्यूमन नहीं है, ठीक है। स्टेबल भी ज़्यादा है, ईजीली अवेलेबल भी है क्योंकि फाइनेंशियली भी फीजिबल है, लो कॉस्ट है, स्टेबल भी ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी
जब आप T4 देते हैं ना तो आपने मॉनिटर भी करना होता है कि कोई इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं। तो आप मॉनिटर कैसे करते हैं, T4 के लेवल्स देख कर ही देखने के लिए एब्जॉर्प्शन हो भी रही है या नहीं। तो जो T4 के लेवल्स है ना उनको मेयर करना आसान होता है, उनकी मेजरमेंट्स रिलायबल होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पूछ सकते हैं कि रैशनल क्या है फॉर यूजिंग लीवोथायरॉक्सिन ओवर समथिंग लाइक लायोथायरोनिन या ओवर समथिंग लाइक ह्यूमन थायरॉयड हार्मोन, लाइक इसको हम कहते हैं डेसिकेटेड थायरॉयड। स्टेबिलिटी एक फैक्टर है, कॉस्ट एक फैक्टर है, ईजी लैब मॉनिटरिंग एक फैक्टर है। एक और भी बात होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। अगर आप T3 को देंगे ना तो वो अच्छी खासी कार्डियोटॉक्सिसिटी कर सकता है, तो उसको देना ना काफ़ी खतरे से खाली, इट्स नॉट खतरे से खाली बेसिकली। सो ईजी लैब मेजरमेंट्स वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है विच बेसिकली मेक्स इट प्रेफरेबल टू यूज़ T4 ओवर T3 इज़ द फैक्ट कि जो लीवोथायरॉक्सिन है ना उसकी हाफ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा। ये पूछते हैं MCQ में कितनी हाफ लाइफ होती है, आंसर में आपने लिखना है 7 दिन, क्योंकि 7 दिन की हाफ लाइफ होती है लीवोथायरॉक्सिन की। तो आप OD वंस डेली डोजिंग भी कर सकते हैं और समटाइम्स इवन वीकली एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप T4 दे रहे हैं तो आपको T3 देने की ज़रूरत नहीं है, T4 खुद ही T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हमने क्या क्या बात की, इसमें एलर्जिक पोटेंशियल नहीं है, स्टेबल ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल बेहतर है, आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं T4 के लेवल्स को, जबकि T3 के लेवल्स को आप इतने आसानी से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल भी ज़्यादा होती है T3 की, और T3 की हाफ लाइफ भी सिर्फ 1 दिन की होती है, तो आपको मल्टीपल डोजिंग्स देनी पड़ती है, जबकि विद लीवोथायरॉक्सिन वंस डेली डोजिंग इज़ गुड, मोर देन गुड, ठीक है। अच्छा, T3 के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, मसलन कि T3 के कौन सा सिंथेटिक वेरिएंट अवेलेबल है, समथिंग कॉल्ड लायोथायरोनिन, नाम याद होना चाहिए। ये 4 गुना ज़्यादा पोटेंट है, ये याद होना चाहिए कि 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है लीवोथायरॉक्सिन से। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, इवन दो इट इज़ मोर पोटेंट, इट इज़ स्टिल नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन रिप्लेसमेंट। रूटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप क्या देते हैं, आप सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन देते हैं, आप लायोथायरोनिन नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है लायोथायरोनिन की, सिर्फ 24 आवर्स है। ये हाफ लाइफ की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आपको दिन में मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है, विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। दूसरी बात ये कि मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है T3 को। दूसरी बात यह है कि हाईली कार्डियोटॉक्सिक है, आप T3 एक ऐसे बंदे को नहीं दे सकते हैं जिससे कॉन्करेंट कार्डियक डिजीज़ है, ग्रेटर रिस्क होता है कार्डियोटॉक्सिसिटी का। इन बातों को मैं इसलिए रिपीट करी ना, ये हाई यील्ड है और ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रिकमेंड करते थे कि आप एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें थायरॉक्सिन एंड लियोथायरोनिन का, लेकिन इट इज़ मोर एक्सपेंसिव और उसका कोई ऐसा ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता कंपेयर टू आइसोलेटेड लीवोथायरॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वाली बात, इस तरह देने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, जो डेसिकेटेड थायरॉयड है उसमें अच्छा खासा एलर्जिक पोटेंशियल होता है और इंस्टेबिलिटी भी होती है, और आप मेयर भी सही से नहीं कर सकते हैं। आपको शेल्फ़ लाइफ पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2 साल की होती है, लेकिन आप किस फॉर्म में प्लेस करते हैं, आप डार्क बॉटल्स में। अच्छा, अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें रहती हैं विच वी नीड टू कंसिडर। उसके बाद हम एंटी थायराइड को स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की? अभी तक हम उसी चीज़ को तो कंसिडर कर रहे थे, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो बातें हैं वो ये है कि मोस्ट केसेस में आप अगर एक पेशेंट आता है ना हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, तो आप थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ही करते हैं। एंड एज आई प्रीवियसली स्टेटेड, यू प्रेफर सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन फॉर मेनी रीजंस। लेकिन अगर ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो काफ़ी केसेस में यू सिंपली जस्ट हैव टू रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट, ठीक है, मोस्ट केसेस में, ठीक है। अगेन उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री प्रिपरेशन है ना वो लीवोथायरॉक्सिन है। उसकी ब्रांडेड प्रिपरेशन भी अवेलेबल होती है और जेनेरिक प्रिपरेशन भी अवेलेबल होती है, ठीक है। वही वाली बात है कि अगर आप कॉम्बिनेशन दें लीवोथायरॉक्सिन का और लायोथायरोनिन का, तो वो इतना खास सुपीरियर नहीं होता कंपेयर टू जस्ट गिविंग लीवोथायरॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, जो थायरॉक्सिन की डोजेज है ना, इट डज डिपेंड ऑन द एज एंड द वेट, ठीक है। ये वाली बात उन्होंने मेंशन की है, बट ये इतनी हाई यील्ड नहीं है फार्माकोलॉजी के लिए। पहले हमने मेंशन किया था कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय फूड एंड ड्रग इनटेक। कौन सी चीज़ें जो कि अफेक्ट करती हैं? ब्रांड का इनटेक, कॉफ़ी का इनटेक, ये तमाम चीज़ें इम्पेयर कर सकती हैं थायरॉक्सिन के अब्जॉर्प्शन को
इसलिए सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन की जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है पर ओरल, इट इज़ टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट 60 मिनट्स बिफोर टेकिंग अ मील और मील के 4 घंटे बाद। ठीक है, सो ये बात इंपॉर्टेंट है, इट नीड्स टू बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मील के 4 घंटे बाद के, बिकॉज ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगते हैं फॉर द एम्प्टिंग टू टेक प्लेस। ये बात हमने कभी नहीं भूलनी कि जो सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन है ना, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज़ है, जिसकी वजह से यू कैन गो फॉर वंस डेली डोजिंग पर ओरल ओडी। ठीक है, डोजेज चेंज करने से पहले सीरम TSH एंड फ्री थायरॉक्सिन को मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और स्टेडी स्टेट लेवल्स अचीव करने में नॉर्मली 6 to 8 वीक्स लगते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई यंग पेशेंट है ना, या जिसको माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है, तो जो आपने कैलकुलेटेड डोज निकाली होती है ना, वो आप इमीडिएटली दे देते हैं, यानी फुल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं फ्रॉम डे 1। लेकिन अगर एक ओल्डर पेशेंट है ना, ठीक है, इवन दो दैट पेशेंट डज नॉट हैव कार्डियक डिजीज़, तब आप स्टार्ट करते हैं एट डोजेज ऑफ 50 माइक्रोग्राम्स पर डे। लेकिन अगर एक ओल्डर पेशेंट है जिसको साथ में कोई कार्डियक डिजीज़ भी है, या फिर अगर वो सफ़र कर रहा है या फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, तब आपने ना बहुत ज़्यादा कॉशन का मुजाहरा करना होता है। आपने स्टार्ट करना होता है विद रिड्यूस्ड डोजेज और आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ानी होती है। उसकी वजह ये होता है कि जो कार्डियक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, उनका हार्ट हाईली सेंसिटिव होता है टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन। तो अगर आप एक साथ ज़्यादा डोज दे देना, तो इट कैन प्रेसिपिटेट एन एरिथमिया एंड इट कैन बी फेटल। एंजाइना पेक्टोरस प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ओल्डर पेशेंट्स में, स्पेशली दोज विद कार्डियक डिजीज़, in such patients you have to start with a very reduced dose and you have to slowly increase the dose। जबकि younger patients में या फिर those with mild hypothyroidism, उनमें आप full replacement therapy से start कर सकते हैं। even अगर younger patient है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा severe किस्म का hypothyroidism है, तो उस केस में भी आप आहिस्ता आहिस्ता से डोज को बढ़ाते हैं। तो ये जो कार्डियक वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक पेशेंट्स में जो हार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है टू द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायरॉक्सिन। ठीक है, अच्छा, थायरॉक्सिन, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि इस टॉपिक से ना जो सबसे हाई पॉइंट है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, मिक्सेडीमा कॉमा की ट्रीटमेंट है। एडवर्स इफेक्ट यही है कार्डियोटॉक्सिक वाला, इसलिए आपने याद रखना है कि कौन सी रेजिमेंट प्रेफर्ड होती है। इसके अलावा क्या बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलती से ओवरडोज दे दी ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं बच्चों में और बड़ों में। जो चिल्ड्रन है वो प्रेजेंट करते हैं विद इंसोम्निया, उनको नींद नहीं आती, और साथ में आप नोटिस करते हैं कि उनकी जो बोन की मैचुरेशन है ना वो एक्सेलरेट हो जाती है और वो उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज वी नो कि जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है जिसमें एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इफेक्ट पोटेंशिएट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन। सो इट मेक्स सेंस कि यू विल ऑब्जर्व इंक्रीज्ड ग्रोथ इंसोम्निया। तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ऑफ T4 ओवरडोज इन चिल्ड्रन। जबकि एडल्ट्स में ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नर्वसनेस बढ़ जाती है, हीट इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है, पैल्पिटेशंस डेवलप हो जाती हैं, जो नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर बच्चा ये सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे या बड़ा बंदा इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे, तो थायराइड हार्मोन ओवरडोज या एक्सेस को डिफिनेटिवली डायग्नोज करने के लिए आप सीरम TSH एंड फ्री T4 लेवल्स करते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत अरसे से क्रॉनिकली ओवर ट्रीट करें ना T4 के साथ, स्पेशली अगर आप एक एल्डरली पेशेंट को बहुत सारे सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इट कैन प्रेजेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवाते हैं ना T4। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ये सारी पॉइंट्स याद होने चाहिए। कार्डियोटॉक्सिसिटी वाला पॉइंट इन एन एल्डरली पेशेंट विद कार्डियक डिजीज़ या समवन विद सिवियर हाइपोथायराइडिज्म, बच्चों में जो इंसोम्निया है एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ है, बड़ों में जो पैल्पिटेशंस है और हीट इंटॉलरेंस है, और क्रॉनिक ओवर ट्रीटमेंट की वजह से जो एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली हाई यील्ड हैं, लिटरली ऐसे कि पूरा आ जाएगा। इट विल बी क्वाइट द शेम अगर आपको ये याद ना हो। अच्छा, अगेन अगर मिक्सेडीमा है और साथ में ओल्डर पेशेंट है ना, उनको ऑफन टाइम CAD भी होता है। तो एक्चुअली जो लो थायरॉक्सिन होता है ना, वो प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। इस केस में जाहिर सी बात है मिक्सेडीमा का करेक्शन आपने कॉशियसली करना होता है। जो मिक्सेडीमा कॉमा की ट्रीटमेंट है, ये लिटरली SEQ पूरा आ जाता है एज प्रीवियसली स्टेटेड, क्योंकि मिक्सेडीमा कॉमा एक बेसिकली एंड स्टेज होती है सिवियर हाइपोथायराइडिज्म की।
पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन होती है व्हेन द पर्सन इज़ इन मिक्स्ड एडिमा कॉमा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और प्रोग्रेसिवली वीक होता जाता है। स्टूपर क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस से जो पहली स्टेज होती है ना, जिसमें रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस होती है, उसको स्टूपर कहते हैं। इस स्टेट में हाइपोथर्मिया होता है बिकॉज ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा होता, हाइपोवेंटिलेशन हो रही होती है, रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन नहीं हो रहा होता, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, ग्लूकोज होमोस्टेसिस इज नॉट गेटिंग मेंटेन्ड। हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, वाटर इंटॉक्सिकेशन, जाहिर सी बात है मिक्स्ड एडिमा कॉमा एक मेडिकल इमरजेंसी है बिकॉज बहुत हाइपोथायराइडिज्म अपनी एंड स्टेज पर, जो चीज़ एंड स्टेज पर होती है वो आखिरी होती है ना, वो टर्मिनल स्टेज होती है, टर्मिनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, अभी एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है, अब उसको एक इमरजेंसी की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, इसलिए आपने उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है बिकॉज हाइपोवेंटिलेशन है, हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाए, और अगर साथ में कोई और मसला हो तो आईसीयू में इट इज़ ईजियर टू ट्रीट इट। अच्छा, जाहिर सी बात है जो चीज़ सिवियर होती है उसमें आपको वैसे भी चीज़ों को आईवी देना होता है। दूसरी बात, मिक्स्ड एडिमा कॉमा में आप ओरली दे ही नहीं सकते बिकॉज ओरली अब्जॉर्प्शन ही नहीं होती है। ठीक है, साथ आप आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं, लेकिन बिकॉज वी नो कि वाटर इंटॉक्सिकेशन भी डेवलप हो सकती है तो आपने एहतियात से फ्लूइड्स देने होते हैं। ठीक है, आप कैसे ट्रीट करते हैं मिक्स्ड एडिमा कॉमा को, बिकॉज मिक्स्ड एडिमा कॉमा में क्रॉनिक डिप्लीशन है T4 एंड T3 की, तो T4 एंड T3 की साइट्स एम्प्टी हैं, तो पहले आपने उन साइट्स को फिल करना है बिफोर फ्री थायरॉक्सिन बिकम्स अवेलेबल टू इट्स जॉब। इसलिए आप सबसे पहले एक लोडिंग डोज देते हैं लीवोथायरॉक्सिन की इंट्रावीनसली। लोडिंग डोज जब आप एक ह्यूज अमाउंट में चीज़ एक साथ दे देते हैं। ठीक है, लोडिंग डोज कितनी होती है, 300 से लेकर 400 माइक्रोग्राम की। उसके बाद आप हर रोज़, बिकॉज वी नो के सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन की नॉर्मली वंस अ डे डोजिंग होती है, यानी पहले आप लोडिंग डोज देते हैं 300 से लेकर 400 माइक्रोग्राम की, और उसके बाद 50 to 100 माइक्रोग्राम आप देते हैं डेली। इसके अलावा कभी कभी मिक्स्ड एडिमा कॉमा की केस में आप IV T3 भी देते हैं, लोडिंग डोज 5 to 20 और 2.5 से लेकर 10 माइक्रोग्राम बेसिकली TDS आफ्टर दैट। लेकिन सम पीपल से इट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं T3 बहुत ही कार्डियोटॉक्सिक है, उसको मॉनिटर करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, अब इन जनरल ये मिक्स्ड एडिमा कॉमा वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि लोडिंग डोज क्यों देते हैं, आप IV क्यों देते हैं, ओरल तो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। हाइपोथायराइड, अगर एक पेशेंट ऑलरेडी हाइपोथायराइड है ना, तो एक तो पहली बात है हाइपोथायराइड पेशेंट्स इनफर्टाइल होते हैं, तो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर एक हाइपोथायराइड पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है व्हेन शी इज़ ऑन ट्रीटमेंट, तो जो डोजेज है ना वो बढ़ानी पड़ती है बिकॉज जो मटर्नल थायरॉक्सिन होती है ना, फीटल डेवलपमेंट यानी फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQ कि आप प्रेगनेंसी में एक हाइपोथायराइड वुमेन की डोजेज को क्यों बढ़ाते हैं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि TSH के लेवल्स कितने हैं। सब क्लिनिकल में ये होता है ना कि TSH डिरेंज्ड होती है, लेकिन T4 एंड T3 इज़ नॉर्मल एंड कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन अगर TSH 10 से ज़्यादा है तो नॉर्मली आप ट्रीट कर देते हैं सब क्लिनिकल को भी। ड्रग इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमाइओडोरोन जो कि एक एंटी रिदमिक ड्रग है, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। नॉर्मली तो ड्रग इंड्यूस वाली केसेस में आप सिंपली ड्रग को ख़त्म करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि इमाइओडोरोन का क्लासिकली बहुत लंबा हाफ लाइफ होता है, तो आपने बहुत अर्से तक ट्रीट करना पड़ता है विद सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। So we are done with this very important topic.